Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. So guys, लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में बात की थी और आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन के उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कल ख़त्म किया था। हम वहीं से आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। So, without further any delay, let's start our today's session. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में जाना था। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था। उसकी डेफिनेशन के बाद हमने उसके अंदर यूज़ होने वाली, उसमें इन्वॉल्व होने वाले स्टेप के बारे में जाना था। उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम काम करता है उस एंजाइम के बारे में जाना था। उस एंजाइम के अलावा कितने टाइप के एंजाइम होते हैं और उन सभी का इंडिविजुअली क्या काम है वो हमें डिस्कस करना रह गया था। वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक के बारे में कल कवर किया था जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो क्या क्या थे ये सारी चीज़ें एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए का बनना। अगर सिंपल, सादा, आसान शब्दों में कहा जाए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आफ्टर डैट हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो जान लिया। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ जो जाननी ज़रूरी होती है, बेसिक टर्म जो हमें जानने ज़रूरी है। तो अगला जो टर्म आपको जानना ज़रूरी था वो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो डीएनए के अंदर डिफरेंट रीजन होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ड्यूरेशन में बनते हैं और उन्हें कंबाइंड का क्या कहा जाता है, उन्हें इन जनरल कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो इन तीन डिफरेंट रीजन के नाम क्या थे। पहला था हमारा प्रमोटर, दूसरा था स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा था हमारा टर्मिनेटर। ओके, प्रमोटर का काम क्या था। प्रमोटर वो रीजन होता है डीएनए का जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या है। आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके का एंजाइम है जो कि पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ पर आकर आपका एंजाइम जुड़ेगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन वो रीजन होता है जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनेटर। तो टर्मिनेटर वो रीजन होता है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म होता है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमने दो टर्म और पढ़े थे, वो था टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में हमने जाना था लास्ट क्लास में कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है हमारी। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो केवल 5:3 की डायरेक्शन वाली जो स्ट्रैंड होती है डीएनए की उस पर काम करता है। तो 5:3 की डायरेक्शन के अलावा जो दूसरी बची जिसकी डायरेक्शन 3:5 थी, केवल और केवल उसी वाली स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जिस पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करता। आसान भाषा में अगर आप कहना चाहें तो आप इसको इन जनरल अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा सकते हैं कि डीएनए की वो स्ट्रैंड जिस पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करता उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरी स्ट्रैंड हमारी होती है उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने जानी थी। क्या क्या, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है उसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, उसमें प्रमोटर रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, टर्मिनेटर रीजन क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड क्या है। इतना हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे, इतना हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। इसके बाद बाकी की जो रेस्ट ऑफ द थिंग है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर दो चीज़ें और डिस्कस करी थी जो कि रह गई थी, जिन्हें हमें आज के टॉपिक में कवर करना है। और वो दो चीज़ें कौन सी थी। सबसे पहले थे कि आपके ट्रांसक्रिप्शन के
प्रोसेस में कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, और लास्ट है आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और उन एंजाइम का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की और स्टेप्स की। तो स्टेप की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। वहीं अगर हम एंजाइम की बात करें तो पूरे प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है, और हमारे पास 3 तरीके के आरएनए एंजाइम्स होते हैं जो कि पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला होता है एमआरएनए, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। और लास्ट होता है आरआरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इतनी बात समझ में आई कौन से एंजाइम होते हैं? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ये 3 एंजाइम होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इन जनरल अगर हम आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो उसी में हमने पढ़ा था कि जो हमारी डीएनए की बैकबोन होती है वो किससे बन के बनी होती है, वो हमारे जितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हैं उनके और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसकी वजह से बनता है। ठीक है, तो वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गई इन जनरल फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज की बात। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज का इन जनरल क्या फंक्शन होता है, तीनों कंबाइनली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इंडिविजुअली इनका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, यानी कि जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है ना, उस पर कौन सा एंजाइम वर्क करता है? उस पर एमआरएनए एंजाइम वर्क करता है। ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है और ये मैसेज लेकर आता है आरएनए के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड तक फ्रॉम डीएनए। नेक्स्ट आता है आपका टीआरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा इसका काम क्या होता है। ये इट ब्रिंग्स एमिनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। तो ये एमिनो एसिड को लेकर आता है और जो जेनेटिक कोड होता है उसको स्टडी करता है, उसको पढ़ता है। उसके बाद एट थर्ड आता है आपका आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और ये हमारा कैटेलिटिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म करता है ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन में। अब ये ट्रांसलेशन क्या है? ये ट्रांसक्रिप्शन की तरह एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल आपको इन तीनों के फंक्शन समझ में आए। एमआरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है, टेम्पलेट पे वर्क करता है और मैसेज लेकर आता है। टीआरएनए इन्फॉर्मेशन को जो आपकी जेनेटिक कोड होते हैं उसको रीड करता है और एमिनो एसिड को लेकर आता है, ट्रांसफ़र करता है। और राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर आपने एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है इतना समझ लिया। यहाँ पर आपका ये समझ लीजिए 80% जो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है वो कवर हो चुका है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स रह जाएंगे, जो होल प्रोसेस है वो समझना रह जाएगा। बेसिक क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस चीज़ के बारे में आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए थी, वो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब हम तो बेसिक के बाद एडवांस पे पहुँचेंगे। ठीक है, स्टेप रह गए हैं। बाकी जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जितनी भी चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो आपने अभी तक कवर कर ली हैं, वो आपको अभी तक समझ में आ गई हैं। ठीक है, कि कौन सा प्रमोटर रीजन होता है, कौन सा टर्मिनेटर रीजन होता है, कहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड है, कहाँ पर क्या होना है। इतनी बात आपकी अभी तक क्लियर हो चुकी है। अब हम लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, विच इज़ स्टेप्स एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन, तीसरा होता है टर्मिनेशन। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो इनिशिएशन, what happens in the initiation? In this process, haloenzyme RNA polymerase binds to DNA strand at 30 region
and form loose complex which opens at 10 region and form transcription bubble। यानी कि होता क्या है कि सबसे पहले इनिशिएशन के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जब होता है तब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए के 30 रीजन वाले पोर्शन पे जाएगा और वहाँ पर जाकर उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, जब हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था उसी टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दो होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। पहला जिसे हम जीसी बॉक्स कहते हैं जो कि 30 अपस्ट्रीम पर वो प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है 10 अपस्ट्रीम जो कि टीए बॉक्स होता है। ठीक है, ये बात हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर नहीं करी है तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमने पढ़ा कि एक प्रमोटर रीजन होता है और उस प्रमोटर रीजन पर जाकर हमारा आरएनए एंजाइम जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रमोटर की हम बात करें जो 30 रीजन और 10 रीजन की बात की जा रही है, ये प्रमोटर रीजन की बात की जा रही है। तो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रिपीट कर दिया कि जब हम 30 रीजन और 10 रीजन की बात कर रहे हैं विच मीन्स कि हम प्रमोटर रीजन की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि प्रमोटर रीजन में ही जाकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। सो इतना क्लियर हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाएगा और प्रमोटर रीजन के अंदर प्रेजेंट 30 वाला जो रीजन है, 30 अपस्ट्रीम वाला रीजन, वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। ओके, जुड़ने के बाद क्या करेगा, जुड़ने के बाद ये वहाँ पर लूज कॉम्प्लेक्सेस हल्के हल्के लूज कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देगा और ये पूरा एक तरीके से बबल की शेप ले लेगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल जो होता है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पहला इवेंट होता है जो कि टेक प्लेस करता है। ओके, जो कि होता है विच हैपन्स ड्यूरिंग इनिशिएशन। ओके, इतनी बात समझ में आई कि इनिशिएशन के प्रोसेस में क्या हुआ। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया डीएनए के प्रमोटर रीजन के पास। प्रमोटर रीजन के अंदर 30 अपस्ट्रीम वाला एक पोर्शन था, उस पोर्शन पे वो पहुंचा। वहाँ पर जाकर उसने लूज कॉम्प्लेक्सेस बनाने स्टार्ट करे और जो ये लूज कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो 10 रीजन वाले पोर्शन पे जाकर खुलेंगे और ये पूरा का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर जो बनेगा इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। सो व्हेन फर्स्ट 15 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म्ड देन सिग्मा फैक्टर रिलीज्ड एंड द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन स्टार्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल की हम बात कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन बबल हमारे पास बन चुका है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद जब पहले फर्स्ट 15 न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे उसके बाद यहाँ पर सिग्मा फैक्टर होता है। आई एम सॉरी फॉर द सिंबल, इट इज़ गलती से ये 6 की तरह बन गया बट एक्चुअली ये सिग्मा है। ठीक है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो जब पहले 15 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं इस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन बबल के बनने के बाद जब पहले 15 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तब सिग्मा फैक्टर रिलीज होता है और उसके बाद हमारा एलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इतनी बात समझ में आई। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन पर जाता है डीएनए के, और वहाँ पर प्रमोटर रीजन में ही जो 30 रीजन होता है वहाँ पर जुड़ेगा। वहाँ से लूज कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करेगा जो 10th रीजन पर ओपन होंगे और इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। और जब इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते पहले 15 न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे उसके बाद हमारा सिग्मा फैक्टर रिलीज होगा और ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इलॉन्गेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। इलॉन्गेशन, इन दिस प्रोसेस कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज binds to DNA strand and RNA chain is formed on DNA strand। यानी कि इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए की स्ट्रैंड से जुड़ चुका होगा और उसके बाद वहाँ पर आरएनए चेन की फॉर्मेशन जो होगी वो भी क्या हो चुकी होगी, स्टार्ट हो चुकी होगी। तो डीएनए के अंदर आरएनए का बनना ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होगा। इतनी बात समझ में आई कि इस प्रोसेस के टाइम पे क्या हो रहा होता है, एलोंगेशन में क्या हो रहा होता है। तो एलोंगेशन में जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए की स्ट्रैंड से जुड़ चुका होता है जिसके कारण डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए की चेन का बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके,
सो इलोंगेशन का पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की स्ट्रैंड से जुड़ चुका होगा और वहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड से आरएनए बनना स्टार्ट हो चुका होगा। और इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है इलोंगेशन के प्रोसेस में, बिटवीन राइबोन्यूक्लियोटाइड phosphodiester bond is formed and then elongation of RNA chain takes place। यानी कि जो आरएनए हमारा बनना स्टार्ट होता है, उस आरएनए के जितने भी राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने लगता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनने के बाद वहाँ पर आरएनए चेन का इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो जो हमारा डीएनए था उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ चुका है और उसी से आरएनए की चेन का बनना स्टार्ट हो चुका है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने लगता है जिसकी वजह से आरएनए की चेन लंबी होने लगती है। तो ये था हमारा इलोंगेशन का प्रोसेस। अब इलोंगेशन के बाद आता है टर्मिनेशन का प्रोसेस। सो टर्मिनेशन इन्वॉल्व्स टू स्टेप। फर्स्ट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन and the second is row independent termination। So first in row dependent termination, in this in this row protein remove the RNA strand from DNA, and in row independent termination what we have, the bond between A and U, here A and U stands for adenine and uracil, becomes weak in RNA strand and it dissociate from RNA strand। अब बात कर लेते कि इस पूरी बात में हमने क्या बोला, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा। तो टर्मिनेशन के अंदर दो स्टेप होते हैं, पहला रो डिपेंडेंट होता है, दूसरा रो इंडिपेंडेंट होता है। जिन्हें नहीं पता रो डिपेंडेंट और ये रो वर्ड क्या है, तो रो फैक्टर होता है हमारे पास एक जिसे हम टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं। जैसे सिग्मा फैक्टर हमारा इनिशिएशन फैक्टर होता है, प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसी तरीके से रो फैक्टर हमारा टर्मिनेटर फैक्टर होता है और ये पूरे प्रोसेस के एंड को इंडिकेट करता है। सो इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की। सो इन रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन यहाँ पर क्या होगा, आपका रो प्रोटीन यानी कि रो फैक्टर जो होगा वो आरएनए की स्ट्रैंड को डीएनए की स्ट्रैंड से अलग कर देगा। अभी तक हमने पढ़ा कि इनिशिएशन के प्रोसेस में सबसे पहले हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के पास आया था, उससे जुड़ा था उसके प्रोमोटर रीजन पे और वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म करने स्टार्ट की थी। फिर इलोंगेशन में हमने पढ़ा कि डीएनए से बाइंड कर चुका था और वहाँ पर आरएनए बनना स्टार्ट हो चुका था और आरएनए की चेन लंबी होने लगी थी। तो जब आरएनए की चेन इतनी लंबी हो जाती है कि हमारा प्रोसेस ख़त्म होने का मौका आ जाता है, तो उस टाइम पे उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए रो प्रोटीन क्या करता है, आरएनए की स्ट्रैंड को डीएनए की स्ट्रैंड से रिमूव कर देता है, उसे अलग कर देता है। सो पहला स्टेप क्लियर हुआ जिसे हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं। तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या हुआ, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के अंदर रो प्रोटीन ने आरएनए की स्ट्रैंड को डीएनए की स्ट्रैंड से अलग कर दिया, ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। दूसरा स्टेप होता है हमारा रो इंडिपेंडेंट का। अब जो डीएनए है वो आरएनए से अलग हो चुका है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दोनों के अलग होने के बाद क्या हुआ, दोनों के अलग होने के बाद क्या होगा, जो हमारा आरएनए होता है उसके अंदर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन से? एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होता है, एडेनाइन और यूरेसिल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, वो टूट जाता है और उसके टूटने के बाद हमारी जो आरएनए की स्ट्रैंड होती है वो पूरी तरीके से अलग हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। टर्मिनेशन का प्रोसेस क्लियर हुआ। जब आरएनए की चेन इतनी लंबी बन जाती है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म होने पर आ जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर हमारा सबसे पहले रो फैक्टर जाएगा और रो फैक्टर जाकर सबसे पहले क्या काम करेगा, वो हमारे डीएनए की स्ट्रैंड को और आरएनए की स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा। उसके बाद जब आरएनए की स्ट्रैंड डीएनए से अलग हो जाती है तो उसी के बाद हमारे
आरएनए के अंदर एडेनाइन और यूरेसिल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी टूट जाता है, और उस बॉन्ड के टूटते ही पूरी तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। पूरी तरीके से जो हमारी आरएनए की स्ट्रैंड होती है वो इंडिपेंडेंटली फ्री हो जाती है, डीएनए से अलग हो जाती है। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। एक बार पूरे के पूरे प्रोसेस को दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा स्टेप था? सबसे पहले था हमारा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन के अंदर क्या हो रहा था? इनिशिएशन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका डीएनए के प्रोमोटर रीजन पर जाता है। वहाँ पर प्रोमोटर रीजन के अंदर 30 अपस्ट्रीम वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर जाकर उससे जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद लूज कॉम्प्लेक्सेस बनाना शुरू करता है, और ये जो लूज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 30 से 10 के रीजन में बनते हैं। और उसके बाद वहाँ पर हमारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, और सबसे पहले वहाँ पर बनता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल के बनने के बाद हमारा क्या बनने लगता है? पहले 15 न्यूक्लियोटाइड जैसी आपके फॉर्म होते हैं, उसके बाद सिग्मा फैक्टर वहाँ पर रिलीज हो जाता है और इलोंगेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। इलोंगेशन के प्रोसेस में क्या होता है? इलोंगेशन के प्रोसेस के अंदर आपका आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के अंदर जाकर उससे जुड़ चुका होता है। वहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड के अंदर आरएनए की स्ट्रैंड का बनना शुरू हो चुका होता है, और साथ के साथ हमारे जो आरएनए चेन होती है उसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने लगता है। एंड एट लास्ट टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है? जब आपकी आरएनए की चेन इतनी लंबी हो जाती है कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को एंड करने का टाइम आ जाता है, तब हमारा रो फैक्टर जाता है, और रो फैक्टर के एक्टिवेट होते ही डीएनए की स्ट्रैंड आरएनए से अलग हो जाती है। और एक बार जब आरएनए की स्ट्रैंड डीएनए से अलग हो गई तो आरएनए के अंदर आपका एडेनाइन और यूरेसिल के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। दोनों के बॉन्ड के टूटते ही हमारी आरएनए की चेन फ्री हो जाती है, और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड होता है, जहाँ डीएनए से आरएनए हमारा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये था हमारा पूरा ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। आई होप कि ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा वो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप दोनों पार्ट को एक साथ चला के सीक्वेंस में देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। एट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है वो ये कि ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही जो स्ट्रैंड होती है वो बनती है। कहने का मतलब ये है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती है, लेकिन डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होकर आरएनए में जाती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसके रीज़न है, फर्स्ट रीज़न की हम बात कर लेते हैं। इफ़ बोथ द स्ट्रैंड्स कोड फॉर आरएनए, देन टू डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स विद टू डिफरेंट सीक्वेंस एंड टू डिफरेंट प्रोटीन and with different amino acid is formed, and all of this will make transfer of genetic information more complicated। यानी कि अगर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाती तो हमारे पास 2 अलग अलग आरएनए के मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाते, और ये जो दोनों आरएनए के मॉलिक्यूल बनते इन दोनों का सीक्वेंस अलग अलग होता, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रोटीन अलग अलग होते और इन दोनों के अंदर एमिनो एसिड भी अलग अलग होते। तो इतनी सारी वैरायटी की वजह से क्या होता? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब भी जेनेटिक जीन्स का ट्रांसफ़र होता, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता, तो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसी रीज़न से केवल और केवल डीएनए की एक स्ट्रैंड ही कॉपी होती है, ताकि जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके। तो पहला रीज़न समझ में आया? क्या है पहला रीज़न? क्यों ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे केवल एक स्ट्रैंड कॉपी होती है? इसलिए कि अगर दोनों कॉपी हो गई तो 2 अलग अलग सीक्वेंस वाला 2 आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिनके अंदर 2 अलग अलग प्रोटीन होंगे और 2 अलग अलग अमीनो एसिड भी होंगे, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी होती है। अब दूसरे रीज़न की बात कर लेते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ two different RNA molecule produced would bind together and form double-stranded RNA, which is not possible. Which is not possible because it prevent translation।
ठीक है, यानी कि अगर आरएनए के दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन गए तो इट वुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, एक दूसरे से बाइंड कर जाएं। और अगर ऐसा हुआ और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए तो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। और अगर ऐसा हो भी गया तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही स्ट्रैंड कॉपी होती है। तो इतनी सी बात समझ में आई, सारे रीजंस क्लियर हुए। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, एकदम आराम से। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।